हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। तो हम कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल 97 तक कवर कर लिया था। आज हम करेंगे आर्टिकल 98 से लेकर 106 तक। इसमें कुछ फैक्ट्स भी, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, वो भी कवर करने की कोशिश की गई है। इसमें जितने भी आर्टिकल्स है उस में से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो वही चीज ध्यान में रखकर कि किस तरह से पूछे जा रहे हैं और पूछे जा सकते हैं, वही मद्देनजर रखकर हमने पूरा मटेरियल बनाया है। ठीक है, तो आज हम 98 आर्टिकल से शुरू करेंगे। हाँ, एक बात और गाइस, कि मैंने प्लेलिस्ट बना ली है और आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो आज की जो क्लास है उसको भी मैं अपडेट कर दूंगी उसमें। तो आप जाकर देखिए, आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है। अगर आपने लक्ष्मीकांत या पॉलिटी की कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है, तो आप इसको जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बिल्कुल क्रक्स इसके अंदर डाला गया है। बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें डाली गई है। बिल्कुल एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें नहीं डाली गई है, जो रेलेवेंट नहीं है वो भी नहीं डाली गई है। तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो आप जाइए और पीछे की क्लासेस देखिए। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई एडवाइस देनी है या कुछ और इसमें ऐड ऑन करना है, कुछ और चीज़ें आप पहले से चाहते हैं, तो कमेंट में आप डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 98 से। देखिए गाइस, हम जो आर्टिकल 98 कर रहे हैं उसमें लोकसभा और राज्यसभा की बात हो रही है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालय की बात हो रही है। तो सचिवालय मतलब एक तरह से कार्यालय है लोकसभा का और राज्यसभा का। जैसा कि आपको पता है कि दोनों अलग सदन है ना। दोनों के दोनों अलग सदन है। तो अलग सदन है दोनों। ठीक है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, तो इनके जो कार्यालय है वो भी अलग हुए, यानी कि सचिवालय। ठीक है, तो ये दोनों जो कार्यालय, इन्हीं के कार्यालय को ही सचिवालय कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट काम होते हैं, जो सदन में कार्यवाहियाँ हुई हैं, तो उससे रिलेटेड कोई भी पेपर वर्क या कोई भी ऑर्डर्स पास होते हैं, या जिस तरह के क्वेश्चंस फॉर्मेशंस या जिस तरह की सूचनाएं मांगी जाती है सरकार से, और एमपीज वगैरह जो हैं वो भी अपने पूरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी जो चीज़ें होती हैं, जो क्लैरिकल वर्क होता है या ऑफिशियल वर्क होता है, वो इन्हीं सचिवालयों के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 99 की। आर्टिकल 99 शपथ की बात करता है। शपथ कौन दिलाता है? शपथ किन की बात हो रही है यहाँ पे? एमपीज की। एमपीज कहाँ के होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के। तो इनकी जो शपथ है वो राष्ट्रपति जी कराते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी इनको शपथ दिलाते हैं। लेकिन ये जो शपथ है, कौन सी वाली शपथ? इनके लिए जो मेंशन्ड है थर्ड शेड्यूल में। ठीक है, तीसरी जो अनुसूची है उसमें मेंशन्ड है कि एमपी को, एमएलएज को, और जो उम्मीदवार होते हैं, जब उम्मीदवार यानी कि जब भी चुनाव लड़ते हैं उससे पहले वो उम्मीदवार कहलाते हैं, चुनने से पहले। ठीक है, तो उनको जो शपथ दिलाई जाती है, जो मेंशन्ड है, वो थर्ड शेड्यूल में है। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 100। इसमें बात हुई है गणपूर्ति की। गणपूर्ति यानी कि कोरम। इंग्लिश का जो वर्ड है गणपूर्ति के लिए वो है कोरम। कोरम का मतलब है एक मिनिमम सेट ऑफ मेंबर्स। मिनिमम मेंबर्स एटलीस्ट होने चाहिए किसी भी सदन को शुरू करने के लिए। तो उसके लिए जो रखा गया है मिनिमम, वो है 1/10 ऑफ द सीट्स। तो अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में है अभी 543, तो इसका 1/10 यानी कि 10%। 10% यानी कि 54.3, इट मीन्स 55। तो 55 मेंबर्स होने चाहिए सदन को शुरू करने के लिए एटलीस्ट। इसी तरह से हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा के लिए हमारे जो मेंबर्स है वो 245 है। 10% हुआ 24.5, इट मीन्स 25 एटलीस्ट मेंबर होने चाहिए सदन को शुरू करने के लिए। तो जो कोरम है, इसका मतलब है कि मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए, वो हमारे यहाँ संविधान में मेंशन है 1/10 एटलीस्ट होने चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया। उसके बाद है आर्टिकल 101। ये बात करता है कि भाई कोई एमपी है, ठीक है, या कह सकते हो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, उन्होंने अगर उनकी जो सीट्स है, अगर इनमें से कोई भी चीजें उन्होंने की है या इनके अंडर आते हैं वो, तो उनकी जो सीट्स है वो वैकेंट मानी जाएगी। ठीक है, यानी कि खाली मानी जाएगी।
वैकेंट यानी कि खाली। तो सीट को खाली कब माना जाएगा, या उनको उस सीट का दावेदार नहीं माना जाएगा, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस है। तो वो आर्टिकल 101 कैटर करता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कई बार पूछा जाता है कि अगर दोहरी सदस्यता हो गई है, ऐसी स्थिति में क्या होगा। दोहरी सदस्यता अगर है तो ये अधिकार है किसके पास, सदस्य के पास, कि उसको कौन सी चुननी है। ठीक है, ये अधिकार है सदस्य के पास कि दोहरी सदस्यता अगर हो गई है, नहीं तो दोनों, अगर उसने टाइमली 10 दिन के अंदर नहीं चुना तो उसकी जो सदस्यता है वो रद्द हो जाएगी। ठीक है, अगर लोकसभा से राज्यसभा में गए हैं वो, या राज्यसभा से लोकसभा में गए हैं, ठीक है, तो एक ही सीट मानी जाएगी। लेकिन जो फर्स्ट हाउस है वो कैंसिल हो जाएगा। मान लो अगर हम बात करें कि कोई मेंबर है जो कि अभी राज्यसभा का है, ठीक है, फिर लोकसभा के इलेक्शन हुए, ठीक है, अब राज्यसभा में अभी वो मेंबर है, लोकसभा के इलेक्शन में वो विजित घोषित हो जाता है या विजेता घोषित हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली उनकी राज्यसभा की सीट कैंसिल हो जाएगी और वो लोकसभा के मेंबर माने जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम लोकसभा का मेंबर है अभी, लेकिन उन्होंने राज्यसभा के लिए फाइट किया है और राज्यसभा में सिलेक्शन हो गया है, तो वो राज्यसभा के मेंबर माने जाएंगे। यानी कि जो फर्स्ट हाउस जो है, जो पहले थे जिसके मेंबर, वो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आई होप आपको समझ आ गया। हाँ, एक सिचुएशन और भी आ सकती है इसमें। मान लो लोकसभा के अभी वो, या राज्यसभा के अभी वो मेंबर है, लेकिन लोकसभा में वो हार गए हैं। ठीक है, तो वो राज्यसभा के ही मेंबर रहेंगे, यहाँ से उनकी जो सीट है वो वैकेंट नहीं होगी, क्योंकि वो यहाँ पर हार गए हैं, तो यहाँ के तो वो सदन के सदस्य बने ही नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। एक और कंडीशन है कि अगर दो लोकसभा सीट पर कोई लड़ा है और दोनों सीट्स में वो जीत गए हैं, है ना, दोनों सीट उनको मिल गई है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, उनको 14 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो सदन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो दोनों सीट्स रद्द हो जाएंगी। तो उनको कौन सी रखनी है, इस बात को चूज करके ये अधिकार है सदस्य के पास कि उसको कौन सी सीट रखनी है। जैसे कि हम बात करें राहुल गांधी की, अभी जो राहुल गांधी थे, उन्होंने 2024 में दोनों सीट्स जीत ली थी, वायनाड भी और अमेठी भी, सॉरी रायबरेली, रायबरेली। अमेठी से तो उनके आई थिंक उनके ऑफिस के कोई होते हैं, उनके नाम भूल गई मैं। एनीवेज, तो वायनाड और रायबरेली में से उन्होंने चूज किया रायबरेली को, तो वायनाड जो है ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो गई। फिर बाद में प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ती हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। तो अगली सिचुएशन होती है कि लोकसभा या राज्यसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल, इनमें से किसी का भी इस तरह की पोजीशन आती है कि दोनों में, जैसे मान लो लोकसभा से वो आ रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, या राज्यसभा से आ रहे हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में, या लेजिस्लेटिव असेंबली से राज्यसभा में जा रहे हैं या लोकसभा में जा रहे हैं, ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो दोनों के अगर वो सदस्य बन जाते हैं, देखो नहीं बनते हैं, हार जाते हैं, तो कुछ नहीं होने वाला। फिर जो जिस जहाँ के, जिस सदन के, जिस क्षेत्र के वो सदस्य हैं वो वहीं के रहेंगे। लेकिन जीतने की स्थिति में दोनों में से, तो वो 14 दिन के अंदर उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि उन्होंने कौन सी सीट अवेल की है, किस पे वो जाना चाहते हैं। ठीक है, मान लो लोकसभा का तो पहले ही मेंबर है वो, अब असेंबली का भी बन गया है, तो अब उनकी चॉइस है, क्या पता वो अब उनको अ, केंद्रीय मंत्री बनना है। ठीक है, तो वो यहाँ पर छोड़ देंगे अपनी सीट असेंबली की और लोकसभा की ले लेंगे, वही वापस रखेंगे। तो ये उनकी चॉइस है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो पोजीशन है या सिचुएशन है, वो है उनकी अनुपस्थिति के बारे में। तो अगर 60 दिन तक लगातार बिना सूचना दिए सदन के अध्यक्ष को या चेयरमैन को अगर वो अनुपस्थित रहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भी उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन जो है वो है कि अगर सदस्य जो है वो प्रेसिडेंट बन गया है, या वाइस प्रेसिडेंट बन गया है, या गवर्नर बन गया है, तो ऐसी स्थिति में भी उनकी जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, सीट वैकेंट हो जाएगी, क्योंकि जो सदस्य है वो तो प्रेसिडेंट बन गया है ना, या वाइस प्रेसिडेंट बन गया, या गवर्नर बन गया, इनमें से कोई भी सिचुएशन हो, तो सीट जो है सदन की उसकी वैकेंट मानी जाएगी। इसके बाद जो सिचुएशन आते हैं रिजाइन, देखिए अगर रिजाइन भी कर देता है सदस्य, और रिजाइन किसको करना होता है लोकसभा में, लोकसभा के अध्यक्ष को,
और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति को। ठीक है, तो रेजिग्नेशन होने पर भी सीट जो है वो वैकेंट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट सिचुएशन है, अगर कोर्ट ने चुनाव परिणाम ही रद्द कर दिए तो भी सीट वैकेंट हो जाएगी। भाई सदस्य बना ही नहीं ना, या बन गया है तो रद्द हो गई उसकी सदस्यता। उसके बाद है आर्टिकल 102। देखिए 101 में तो वैकेंट किन स्थितियों में मानी जाएगी, यहाँ पे ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, ये ध्यान रखना है, वैकेंसी है। 102 में डिस्क्वालिफिकेशन है, यानी कि रद्द मानी जाएगी, रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो रद्द किन सिचुएशन में होगा वो आपने देखना है, वो 102 आर्टिकल में मेंशन। ठीक है, तो 102 बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन। तो डिस्क्वालिफिकेशन यानी कि पहले से ही वो शुरू ही उनका जो पद है वो अगर हो गया है, तो अगर ये स्थिति आ जाती है तो वो ऑटोमेटिकली शुरू में ही चला जाएगा। यानी कि ये वाली जो पोजीशंस है ये है कि दूसरे सदन में उनका सिलेक्शन हो गया है, या वो अनुपस्थित हो गया है, या वो दूसरे पोर्टफोलियो संभालने लगे हैं, या उन्होंने रिजाइन कर दिया है, या चुनाव परिणाम ही रद्द कर रहा है कोर्ट। ठीक है, ये वैसी सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर योग्यता से रिलेटेड हो गई है ये सारी सिचुएशन की, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। तो सबसे पहला जो है इनका है लाभ का पद, यानी कि अगर मेंबर जो है, यानी कि जो सदस्य हैं वो लाभ के पद पर है। लाभ का पद जो है, हालांकि संविधान में इसकी व्याख्या नहीं की गई है, संविधान में व्याख्या नहीं है इस लाभ के पद शब्द की। हालांकि जो कोर्ट है उसमें कई बार थोड़ी सी आउटलाइन की है लाभ के पद को मानने के लिए। ठीक है, तो कोर्ट ने डिसाइड किया है, बट संविधान में व्याख्या नहीं है। ओके, तो संविधान में व्याख्या नहीं होने की स्थिति में कोर्ट ने इसकी आउटलाइन दी है कि क्या डेफिनेशंस मानी जा सकती हैं। उसके बाद मानसिक विकृत चित्त, इसका मतलब है कि वो मानसिक रूप से यानी कि मेंटली रिटार्डेड है, यानी वो एक तरह से सोच नहीं सकता क्योंकि उसका जो दिमाग है वो काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में वो सदन का सदस्य कैसे हो सकता है, तो भी ये डिस्क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट है, अगर मेंबर जो दिवालिया हो गया हो। ठीक है, तो जब दिवालिया हो गया है यानी कि वो अपनी जो लाइबिलिटीज है, जो उन्होंने कोई भी लोन लिया है या टैक्स देने की स्थिति में नहीं है, तो जब वो वहां पर सक्षम नहीं है तो एक हाउस को अपनी मेंबरशिप देने के लिए कैसे सक्षम होंगे, है ना। तो हाउस उसको नहीं मानेगा, तो डिस्क्वालीफाई कर देगा। ओके, नेक्स्ट है, अगर वो नागरिक ही ना रहे, तो प्रथम जो शर्त है किसी भी मेंबर को लोकसभा या राज्यसभा का एमपी बनने की, वो नागरिक रहना है। और जब वो नागरिक ही नहीं है तो क्या होगा, इसका मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है संसद के अन्य नियम, ये कुछ और भी नियम है, अगर ये सारी चीजें उनके ऊपर लागू हो जाती हैं तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये जो नियम है ये है अंडर आरपीए एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट। ठीक है, तो इसमें अगर 2 वर्ष की सजा हो गई है, 2 वर्ष तक की सजा हुई है तो वो मेंबर रहेंगे, लेकिन 2 वर्ष से एक दिन भी अधिक है, एक दिन भी, ठीक है, तो वो मेंबरशिप उनकी खत्म हो जाएगी। तो ये इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है 2 वर्ष प्लस की सजा होने पर। अगर उन्होंने कोई चुनावी अपराध कर दिया है, चुनावी अपराध का मतलब है जो चुनाव में या चुनाव होते वक्त जो अ, अधिकार दिए हैं, या जो कंडीशंस या शर्तें कहते हैं उनका उल्लंघन किया है, शर्तों का उल्लंघन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अपराध माना जाएगा। ठीक है, चुनावी अपराध जैसे कि ईवीएम को लूट लेना, उसमें चेंजेस करना, फ्रॉड करना। ठीक है, तो ऐसी जो चीजें होंगी, या फर्जी वोटर्स फर्जी वोटर्स को इंजेक्ट करना। ठीक है, तो ऐसी कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो चुनावी अपराध में ये गिने जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में भी उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद है चुनावी खर्च का ब्यौरा अगर समय पर नहीं दिया, एक टाइम लिमिट होती है कि आपने कितना खर्च किया है उसका ब्यौरा देना होता है, तो अगर वो भी नहीं दिया है तो भी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। इसके अलावा सोशल क्राइम, यानी कि जो सामाजिक अपराध अगर उन्होंने किया है, जैसे कि करप्शन या डाउरी केसेस में वो घुसे हैं, तो भी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें अगर उन्होंने जाने की कोशिश की, क्योंकि भाई वो एक क्या है, तो जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं
भाई उसमें वो शामिल नहीं हो सकता। ऐसे तो फिर सिग्नेचर किसके होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स पर? उसके ऑफिस में से एसडीएम वगैरह के ही होते हैं ना, तो एसडीएम या डीएम। तो ये किसको रिपोर्ट करते हैं? ये पॉलिटिशियन या मंत्रियों को ही करते हैं, है ना। तो पॉलिटिशियन या जो मंत्री है उनको ये रिपोर्ट करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट्स का इनका सीधा सीधा इनका एक तरह से संबंध हो जाता है। तो वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर अगर वो गए किसी भी तरह से, उनकी कंपनीज वगैरह या गवर्नमेंट शेयरिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है। तो एक मैंने एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया है कि जो करप्शन है एक तरह का, वो सदन के अंदर भी माना जाएगा, तो भी एक्सपेल हो जाएंगे वो अपनी डेजिग्नेशन से। तो एग्जांपल जो है महुआ मोइत्रा का हम देख सकते हैं कि उन्होंने कैश फॉर क्वेरी केस जो हुआ था, यानी कि सवाल पूछने के बदले उन्होंने कैश लिया था, तो इसी बेसिस पर उनको एक्सपेल कर दिया गया था लोकसभा से। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 103। यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन का जो निर्णय है वो कौन लेगा? भाई डिस्क्वालिफिकेशन हो गया है वो ठीक है, इस बात का निर्णय कौन लेगा कि भाई बंदे ने क्या क्राइम किया है या क्या अपराध किया है या क्या शर्तें पूरी नहीं की है, इस बात का निर्णय लेगा कौन? तो इस बात का निर्णय लेंगे हमारे राष्ट्रपति। ठीक है। तो राष्ट्रपति लेंगे, लेकिन राष्ट्रपति खुद से नहीं लेंगे, बल्कि सिफारिश होनी चाहिए ईसीआई की। तो यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेंशन करेगा कि भाई ये डिस्क्वालिफिकेशन है, बनता है, तो इनकी सिफारिश पर प्रेसिडेंट उनको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो ये मेंशन है आर्टिकल 103 में। अगर हम एमएलए के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इनको बर्खास्त करेंगे गवर्नर। ठीक है। आर्टिकल 104 में बात हो रही है कि जो संसद सदस्य नहीं है, आपने देखा होगा ना कि दर्शक दीर्घा होती है एक, तो है ना। तो दर्शक दीर्घा में भी बहुत सारे पहले पासिस बनते हैं, परमिशन होती है, तब जाके वो बैठते हैं। और एक होती है अ, आपने देखा होगा प्रेस के लिए अलग से जगह होती है। ठीक है। तो ये इनके अलावा भी अगर कोई संसद सदस्य नहीं है लेकिन वो पार्लियामेंट में जाके बैठ गया है, ठीक है, ये अलग चीजें हैं, इनको शामिल मत करना। लेकिन पार्लियामेंट में कोई ऐसा सदस्य जिस जो सदस्य है नहीं, ठीक है, कोई ऐसे लोग जाके बैठ गए हैं जो सदस्य नहीं है और भाग ले लिया है, तो उन पर जुर्माना है कितना? रुपए 500, आर्टिकल 104 में। ठीक है। हालांकि ये बहुत नॉमिनल है, आज के टाइम में कोई भी दे देगा भाई। एनीवेज, आर्टिकल 105 में बात हो रही है संसदीय विशेषाधिकार। भाई बहुत विशेषाधिकार है हमारे एमपीज को, और विधानसभा में ये आर्टिकल 194 है। देखिए एक चीज मैं बताती हूँ आज आपको, आगे मैं दिखाऊंगी भी जब हम स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे या स्टेट पार्ट 6 पढ़ेंगे तब शुरू हो जाएगा। अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं? यूनियन पढ़ रहे हैं। ठीक है। अभी तो पार्ट 5 पढ़ रहे हैं। तो 105 या कोई भी आर्टिकल है ना जो हम अभी पढ़ रहे हैं पार्ट 5 में, तो पार्ट 6 में सिर्फ +89 करना है ज्यादातर जगह पे। तो वही सेम आर्टिकल जब हम प्लस करेंगे वही सेम चीजें उधर होंगी। ठीक है। जैसे अगर हम इसको प्लस करें तो 194 आता है, तो यहाँ पर देखिए 194 है ना। तो सेम जो लोकसभा के लिए वही विधानसभा के लिए आ गया, है ना। तो संसदीय विशेषाधिकार दो तरह के हैं, एक सामूहिक विशेषाधिकार और एक व्यक्तिगत। सामूहिक यानी कि जो सबको है, एक साथ है। ठीक है। और व्यक्तिगत में मतलब उसको एक पर्टिकुलर एमपी को या पर्टिकुलर सदस्य को क्या फायदे या क्या लाभ है या क्या विशेषाधिकार है। ठीक है। तो संसदीय विशेषाधिकार में सामूहिक विशेषाधिकार की बात करें तो सबसे पहला तो है संसद खुद अपनी प्रक्रिया के नियम बनाती है कि भाई क्या होना है संसद में। अगर कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है तो सदन के सदस्यों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे, तो ये बात को डिसाइड करने का अधिकार जो है वो संसद का ही है। न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता ऐसी कार्रवाइयों में। जो संसद ने कानून बना दिए विशेषाधिकार से रिलेटेड, तो न्यायालय उनके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यानी कि अगर कोई इस तरह के विशेषाधिकार संसद ने बनाए हैं अपने सदस्यों के लिए या संसद के लिए, तो उनको कोई भी चैलेंज नहीं किया कर सकता कोर्ट्स में जाके कि भाई इन्होंने इस तरह के विशेषाधिकार बना लिया है, ऐसे तो ये बच जाएंगे या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन अगर आ जाए तो न्यायालय इनमें कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट है कि सदन की गुप्त बैठक हो सकती है, और ये 44वें संविधान संशोधन में चेंज हुआ। ठीक है। सदन गुप्त बैठक ले सकता है। गुप्त बैठक यानी कि किसी को नहीं पता कि भाई बैठक चल रही है।
ठीक है। अतिथियों को मना किया जा सकता है, जैसे कि ये दर्शक दीर्घा की हमने बात की या प्रेस की बात की, तो कई बार ऐसा हो सकता है जैसे कि अगर हम युद्ध की कोई स्थिति है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है, तो यहाँ ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अतिथियों को नहीं बुलाएंगे ना भाई, मना कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है संसदीय जासूसी, यानी कि जो पार्लियामेंट है या पार्लियामेंट में कुछ ऐसी गड़बड़ हो रही है तो उसकी जो जासूसी है वो भी संसद कर सकती है। अगर सदस्यों की गिरफ्तारी की जानकारी भी संसद को हो जाती है तो भी वो उससे संदर्भित अपने रूल्स बना सकती है, ठीक है, कि उनको सारी जानकारी, यानी कि जो पुलिस है कोई भी सदन के सदस्य के ऊपर कोई कार्रवाई करना चाहती है तो उससे पहले संसद को उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसकी जानकारी पहले से होनी चाहिए। उसके बाद है सदन परिसर में, यानी कि पार्लियामेंट का जो परिसर है वहां पर कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, उसके बाद हो सकती है, लेकिन परिसर में, चाहे वो क्रिमिनल केसेस हो चाहे वो सिविल केसेस हो, तो सदन के परिसर में गिरफ्तारी नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। रिपोर्ट, डिबेट और इस तरह की कोई भी पब्लिश करने वाली जो चीजें हैं उन पर भी रोक लग सकती है। तो आजकल जो लाइव आपने देखा होगा, लाइव चलता है हमारा संसद चैनल, ठीक है, तो जो संसद चैनल है वो जो लाइव चल रहा है तो उसको भी रोक सकते हैं, उसके टेलीकास्ट को, ठीक है, उसके टेलीकास्ट को रोक सकती है, बिल्कुल रोक सकती है, दिखा नहीं सकती है कुछ चीजें अगर वो चाहे तो। उसके बाद है व्यक्तिगत विशेषाधिकार। व्यक्तिगत विशेषाधिकार में यहाँ पर सदस्यों को है, वो था सब सदन को सारी विशेषाधिकार है ना, सदन के बारे में था, अब है एक सदस्य को किस तरह का विशेषाधिकार है। तो अगर मान लो किसी ने क्राइम किया है और वो सिविल केसेस वाला क्राइम है, ठीक है, वैसे क्राइम सिविल केसेस को नहीं कहेंगे, ये कहेंगे क्रिमिनल केसेस को, है ना, एक होता है क्रिमिनल केसेस और एक होता है सिविल केसेस, ठीक है, एक होता है सिविल केसेस। ओ माय गॉड, दोबारा से स्टार्ट हो गया इसका। तो जो सिविल केसेस है उसमें गिरफ्तारी नहीं होगी, कब नहीं होगी, अगर जो सत्र है उससे 40 दिन पूर्व वो गिरफ्तारी करना चाहते हैं या 40 दिन के पश्चात, ठीक है, तो हो जाएगी। लेकिन अगर 40 दिन पूर्व और 40 दिन पश्चात के बीच की जो दिन है, यानी कि देखिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे अब सेशन होने वाला है, ठीक है, सेशन मान लो चल रहा है यहाँ पर जुलाई से अक्टूबर, वैसे इतना लंबा चलता नहीं है, सितंबर तक चलता है, चलो, लेकिन जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये चल रहा है। चलिए मैं इसको मिटा देती हूँ, सितंबर लिख देते हैं, जुलाई से सितंबर तक का सेशन चल रहा है। तो जुलाई से मान लो यहाँ पे बात हो रही है 10 जुलाई से, ठीक है, और सितंबर 10 तक ही चल रहा है, ठीक है, तो 10 जुलाई यानी कि यहाँ पर 20 10 से 10 यानी कि 1 जून से पहले गिरफ्तारी हो सकती है, ठीक है, लेकिन 1 जून के बाद नहीं हो सकती, ठीक है, यहाँ पर 40 दिन यानी कि सितंबर अक्टूबर यानी कि 20 अक्टूबर के बाद गिरफ्तारी हो सकती है, ठीक है, यानी कि इस दौरान 1 जून से लेकर 20 अक्टूबर तक कोई उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, और ये सिविल केसेस की बात हो रही है, ठीक है, क्रिमिनल केसेस में हो सकती है लेकिन सिविल केसेस में नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट है कि एब्सोल्यूट फ्रीडम है बोलने की, यानी कि कुछ भी बोल सकते हैं भाई, वो कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी का मतलब कुछ भी, आदमी को औरत बोल सकते हैं, ठीक है, गाय को भैंस बोल सकते हैं, समझ रहे हो ना बात को मेरी, कुछ भी बोल सकते हैं वो, उनको एब्सोल्यूट फ्रीडम है। तो ये होनी भी चाहिए, क्योंकि वहां पर अगर कार्रवाई होने लगी, मानहानि के केसेस वगैरह या उस तरह की जो चीजें, वो वहां बोले गए शब्दों पर नहीं हो सकती कोई भी कार्रवाई, वो इसलिए कि निडर होकर पक्ष और विपक्ष के लोग अपनी बात को कह सके, जिससे कि सॉल्यूशंस निकल सके प्रॉब्लम से, तो ये होना भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे राइट टू एक्सप्रेशन वो वाली स्थिति नहीं है, बल्कि उनको एब्सोल्यूट फ्रीडम है एज अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद है न्यायिक प्रक्रिया से छूट है उनको। तो न्यायिक प्रक्रिया से छूट का मतलब है कि अगर कोई केस उनके ऊपर चल रहा है, ठीक है, सेशन के दौरान, ओनली सेशन के दौरान, तो सेशन के दौरान अगर कोई केस चल रहा है तो वहां वो ना जाना चाहे कोर्ट में, या वो अपना कोई एविडेंस वगैरह उनको रखना है तो वो ना रखना चाहे, तो वो उनको ये अधिकार है, लेकिन सिर्फ
सेशन के दौरान, ठीक है। अगर सेशन नहीं चल रहा है तब उनको न्यायालय प्रक्रिया में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि वही बात आ जाती है कि अगर 10 जुलाई से 10 सितंबर तक सेशन चल रहा है तो इस टाइम पीरियड में उनको छूट है। उसके बाद आता है आर्टिकल 106। 106 जो है वो सांसदों के वेतन भत्ते के बारे में बात कर रहा है, मेनली तो यही है, ठीक है। वेतन भत्ते के बारे में बात हो रही है आर्टिकल 106। ये तीनों चीजें जो है वो मैंने एक्सटेंड करके बता दी है कि इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो जो वेतन भत्ते है वो संचित निधि पर भारित होते हैं। संचित निधि पता ही है ना आपको, कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है। तो यहाँ पर भारित है, यानी कि सरकार किसी वजह से रोक नहीं सकती, जो सत्ता पक्ष है या उस तरह से कोई और कारण रहा हो तो सांसदों के वेतन भत्ते रुकेंगे नहीं, वो संचित निधि पर भारित है, ठीक है। इसके अलावा जो संसद है उसको अधिकार है कि वो बिल लाकर उनके इमोल्यूमेंट्स, वेतन भत्ते, सैलरी, पेंशन वगैरह बढ़ा सकती है। जो लेटेस्ट बिल आया है इनको बढ़ाने का, अध्यादेश था वैसे ये, उसके बाद बिल बन गया। पहले ये ऑर्डिनेंस के रूप में आया था, यानी कि अध्यादेश के बाद रूप में आया था 2020, ठीक है। तो बाद में ये बिल बन गया, ओके। पता नहीं लोग बाइक में साइलेंसर क्यों नहीं लगवाते, इतना शोर नॉइज पोल्यूशन क्यों करते हैं। एनीवेज, तो पेंशन का जो उल्लेख है वो यहाँ पर नहीं किया गया आर्टिकल 106 में, ये बिल में इसका उल्लेख है, ठीक है। तो जो पेंशन का उल्लेख है वो आर्टिकल 106 में नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, क्या 106 में पेंशन का उल्लेख है? नहीं, पहले पेंशन वगैरह नहीं मिला करती थी। उसके बाद बिल आया 1954 में आया था सबसे पहला, तो उसमें मेंशन था पेंशन का, ठीक है। तो संविधान में कहीं पर मेंशन आर्टिकल में नहीं है पेंशन। और अभी जो लेटेस्ट बिल है उसमें भी ये इसको शामिल किया गया, पेंशन को कितनी मिलेगी और क्या वेतन भत्ते मिलेंगे। तो ये लेटेस्ट बिल है 2020, ओके। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो ये लास्ट स्लाइड है आज की क्लास की, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने डाली है जो आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ फैक्ट्स हैं इसमें कि सदन के जो नेता है यानी कि लीडर ऑफ द हाउस वो कौन होते हैं? वो पीएम होते हैं, ठीक है। और जो पीएम जो है, क्योंकि वो तो एक ही सदन के, जिस सदन में सदस्य होंगे उसी के तो होंगे, तो जो अगले सदन है, जो नेक्स्ट सदन होगा, उसमें कौन होगा? वो पीएम द्वारा अपॉइंट कोई भी मंत्री हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम आज की बात करें तो जो लोकसभा है उनके सदस्य हैं पीएम, तो लोकसभा में तो लीडर ऑफ द हाउस पीएम है, लेकिन जो दूसरे सदन है उसमें पीएम ने अपॉइंट कर रखा है लीडर ऑफ द हाउस। और कौन है लीडर ऑफ द हाउस, कोई बताएगा? तो जो राज्यसभा के लीडर हैं, लीडर ऑफ द हाउस, वो है जेपी नड्डा, ठीक है, जेपी नड्डा, ओके। तो क्योंकि पीएम जो है वो लोकसभा के सदस्य हैं तो इसलिए वो वहां के लीडर ऑफ द हाउस हैं, जबकि जेपी नड्डा जो है वो अदर हाउस के यानी कि राज्यसभा के लीडर ऑफ द हाउस है, ठीक है। सिमिलरली लीडर ऑफ अपोजिशन भी होते हैं। तो लीडर ऑफ अपोजिशन अभी फिलहाल जो है लोकसभा में तो है राहुल गांधी, ठीक है। और राज्यसभा में जो विपक्ष का नेता या लीडर ऑफ अपोजिशन है वो है खड़गे जी, खड़गे, ठीक है। इनका पूरा नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन खड़गे जी है राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। तो विपक्ष का जो नेता है उसकी कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं हम। सबसे पहले जो सृजन है वो 1969 में किया गया, ये सृजन किया गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है इसका जिक्र, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है, ठीक है। किसका? विपक्ष के नेता का जिक्र नहीं है। 1969 में सृजन हुआ, वो इसीलिए जिक्र नहीं है क्योंकि जो फर्स्ट, आपने देखा होगा कि जो लार्जेस्ट या मेजोरिटी में जो पार्टी थी वो कौन थी? कांग्रेस। तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि कोई और भी पार्टी सरकार बना सकती है। तो 1969 में जब सीन चेंज हो गया, 1967 के बाद बहुत सारी जो स्टेट्स हैं उनमें नंबर ऑफ सीट्स जो है वो चेंज हुआ, शफल हुई, कई पार्टीज ग्रो हुई, उनका डेवलपमेंट हुआ। तो उस सिचुएशन में 1969 में इसका पद का सृजन हुआ। लेकिन जो वैधानिक मान्यता थी वो 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने दी। बताया ना आपको, जनता पार्टी की सरकार आई थी 1977 में। और कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है विपक्ष के नेता को, यानी कि जो कैबिनेट मंत्री को वेतन भत्ते दिए गए हैं या उनको जो विशेषाधिकार है या जो भी चीजें उनको प्रोवाइड की गई है,
सदन के द्वारा वही लीडर ऑफ अपोजिशन को प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है। 2014 में लोकसभा में कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। क्यों? क्योंकि किसी भी सिंगल पार्टी की जो सीट्स थी वो नहीं आई थी, इसलिए। तो क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए जरूरी है कम से कम 101 सीट्स। ठीक है। तो 101 सीट्स आ जाती हैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन उसी पार्टी का बनाया जाता है। तो क्योंकि 2014 में कोई भी लोकसभा में पार्टी ऐसी नहीं थी जिनकी सीट्स 101 पार कर जाए। ठीक है। अभी अगर आपको याद हो तो कांग्रेस को 99 मिली थी और 2 सीट इन्होंने बाद में अरेंज कर ली है। ठीक है। तो 101 हो गई है, जिससे कि लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं राहुल गांधी। ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई है क्लास। तो गाइस ये क्लास अब यहाँ पर ख़त्म होती है, और जैसा कि आपको पता है कि प्लेलिस्ट बन गई है, जाकर देखिए और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत बनाइए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।